एयर इंडिया का सर्वर हुआ हैक, 45 लाख यात्रियों की निजी जानकारी चोरी की गई। एयर इंडिया ने सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर अमेरिका में बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसके बाद इमरजेंसी लगी है। अमेरिका में ईंधन पाइपलाइन पर साइबर अटैक किया गया। अटैक के बाद अमेरिका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। आपको इंट्रो से पता लग ही गया होगा कि साइबर अटैक कितना जो कि इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है, कितना ज़्यादा जो कि साइबर अटैक बढ़ गए हैं, राइट। तो इसके अलावा और देख लो कि साइबर अटैक क्यों न्यूज़ में था। इसके लिए देखो कुछ डेटा हम लोग देखने की कोशिश करें, जो आपका यहाँ विजन में तो नहीं दिया है, हम गूगल से उसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जो कि साइबर अटैक जो कि किस तरह से भारत में या फिर अन्य विश्व में भी बढ़ता चला जा रहा है। तो चलो एक रिपोर्ट देखते हैं, गूगल के थ्रू देखते हैं कि साइबर अटैक इन इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से इसमें देखो क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जाए कि जो आपका 2020 में लगभग देखोगे 1.16 मिलियन केसेस ऑफ साइबर अटैक को जो कि रिपोर्ट किया गया है, यानी कि इतने 1.16 मिलियन, लगभग 11.6 लाख केसेस जो कि आपके रिपोर्ट किए गए 2020 में केवल, राइट। अब ये जो इतने ज़्यादा साइबर अटैक के केसेस हैं, ये देखो बोला जाए कि जो आपका 2019 की तुलना में देखोगे तो ये 3 गुना है, यानी 2019 में जितना हुआ था उसका 3 गुना 2020 में हुआ है, और 2016 में जितना रिपोर्ट हुआ था केसेस उसका ये देखो 20 गुना है। यानी कितना तेजी से जो कि साइबर अटैक जो कि बढ़ता जा रहा है हमारे देश में भी और वर्ल्ड लेवल पर भी। तो इस तरह की यहाँ पे डेटा से बात की जा रही है। चलते अपने टॉपिक पे। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह की जो कि साइबर अटैक के खतरे कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है कि साइबर स्पेस के सम्मुख विभिन्न खतरे, क्या क्या खतरे साइबर स्पेस के सम्मुख। तो बोला जाए कि साइबर अपराध यानी साइबर हमले काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। जैसे आप देखो फिशिंग वगैरह काफ़ी जो कि साइबर हमले में हो रहा है, राइट। रैंसमवेयर भी काफ़ी ज़्यादा जो कि डिमांड वगैरह की जा रही है, इस तरह की चीज़ें। और साइबर टेररिज्म, ये देखो भारत के लिए काफ़ी जो कि चिंताजनक विषय है, क्योंकि साइबर टेररिज्म देखो इस तरह का टेररिज्म है कि इसमें देखो यहाँ पर जो आपका कोई फौज उसको गोली वगैरह नहीं मार सकती, क्योंकि वो किसी भी देश में विदेश में किसी कोने में बैठ के जो कि कंप्यूटर के थ्रू लैपटॉप के थ्रू जो कि इस तरह की हैकिंग वगैरह करके जो कि आतंकवाद को टेररिज्म को प्रमोट कर सकता है। तो इस चीज़ को बोला जाएगा साइबर आतंकवाद। तो ये इससे भी जो कि आपका साइबर स्पेस में साइबर आतंकवाद का भी खतरा है, और साइबर युद्ध की भी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अगर एक देश जो कि दूसरे देश पे देश की सारी चीज़ें को ठप करता चाहे, जैसे बिजली उसका सप्लाई कट कर दे, या फिर उसका जो भी आपका डेटा वगैरह हैक कर ले, जो भी उसका मिलिट्री डेटा वगैरह है सब कुछ हैक कर ले, तो इस तरह साइबर युद्ध की स्थिति भी देखी जा सकती है। फिर साथ ही देखो कहा कि साइबर जासूसी, ये देखो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। आज देखो कि बहुत से जो कि विदेशी देश जो कि अन्य देशों की जो कि साइबर जासूसी करे, जैसे आपका इजराइल का एक इसी आधार पर पेगासस जो था वो न्यूज़ में था, राइट। पेगासस इजराइल का जो कि निर्मित एक सॉफ्टवेयर था, उसी थ्रू जो कि साइबर हमले वगैरह जासूसी की जा रही थी। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो इस तरह की चीज़ें देखो आपका साइबर स्पेस में प्रमुख खतरे के रूप में सामने हमको देखने को मिलते हैं। अब देखो बोला जाए कि यहाँ पे साइबर सुरक्षा के सामरिक और विशिष्ट महत्व क्या है, मतलब क्यों साइबर सुरक्षा आवश्यक है। तो देखो बोला जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए, वही जैसे साइबर युद्ध वगैरह या फिर साइबर टेररिज्म वगैरह हो जाएगा, तो इससे देखो जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाती है। इसलिए जो कि आपका ये साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। साथ ही देखो जो सार्वजनिक नीतियों में साइबर स्पेस के बारे में उपयोग, यानी जो आपका गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वगैरह बनती है, अगर उसको हैक कर लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो कि गवर्नमेंट का जो डेटा वगैरह है, यानी जो सार्वजनिक नीतियों का निर्माण वगैरह है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और उससे देखो बहुत सारी जो संपत्ति है जो आपकी नीतियों में लगती, जो भी नीतियाँ वगैरह बनती है उसमें जो भी पैसे वगैरह लगते हैं, उन सभी को भी हैक कर लिया जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति जो हमारे, इससे देखो नीतियाँ काफ़ी प्रभावित होंगी, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह होगी वो काफ़ी प्रभावित होगी। फिर साथ ही देखो कहा जा रहा है कि आपका जो निजी क्षेत्र की सुरक्षा वो भी खतरे में हो, इससे आपको समझ में आ रहा है। जैसे निजी क्षेत्र देखो विद्युत क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, तो जब अगर किसी देश का इलेक्ट्रिसिटी, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा अगर चरमरा जाएगा तो उस देश की स्थिति क्या हो सकती है आप सोच सकते हो। अंदाजा एक बहुत ही गंभीर विषय बन सकता है। फिर साथ ही देखो कहा जाए जो सुरक्षित सेवा वितरण हेतु है उसके लिए भी देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखो रेलवे हो गया, रक्षा प्रणाली, संचार प्रणाली, बैंकिंग और अन्य वित्तीय प्रणाली जो हो गया, अगर इसमें देखो साइबर हमला होता है तो ये पूरे के पूरे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसकी जो कि कमर तोड़ सकता है। तो इस तरह से जो कि साइबर स्पेस जो कि काफ़ी जो कि नुकसानदेह है। साथ ही साइबर स्पेस में साइबर हमला नुकसानदेह, राइट। अब देखो अब इसके क्या कारण है वो बताया जा रहा है कि जो डिजिटलीकरण में इतना वृद्धि हो रहा है ना, उससे भी देखो जो आपका साइबर हमला है उसके खतरे काफ़ी ज़्यादा जो कि बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी पे हम उतना फोकस नहीं करें, बस डिजिटलीकरण करते जा रहे हैं, और जो डेटा की गोपनीयता है वो भी खतरे में है। इसी वजह से देखो साइबर हमले बार बार हो रहे हैं। फिर साथ ही देखो बोला जाए कि आपको उन्नत प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब के देखो इन सब का अधिक से अधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, अधिक से अधिक इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से देखो जो आपका साइबर स्पेस है ना वो जटिल क्षेत्र बनता जा रहा है। अब इसकी वजह से देखो यहाँ पे जो साइबर सुरक्षा वो धीरे धीरे और जो कि कठोर बनती जा रही है। इसकी वजह से देखो साइबर स्पेस में काफ़ी जो कि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइबर सुरक्षा के लिए विद्यमान तंत्र, कुछ हमारे साइबर सुरक्षा के लिए हमने कुछ प्रबंध वगैरह किया है। जैसे बोला जा रहा है कि विधिक ढांचा मतलब लॉ वगैरह क्या बने हुए हैं, साथ ही देखो संस्थागत ढांचा यानी जो आपके कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह है जो साइबर अटैक से जो कि आपकी सुरक्षा वगैरह करते हैं, कुछ अन्य उपाय में यहाँ पे बातें की जा रही हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि आपका जो विधिक ढांचा के आधार पर क्या क्या बातें यहाँ पे की जा रही है। तो पहला पॉइंट बोला जाए कि आपका एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 बनाया गया है, जिसके अंतर्गत देखो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उस पर जो कि बल दिया जा रहा है यहाँ, और साथ ही यहाँ पे देखो जो कि 2013 में आया था। तो आगामी 5 वर्षों यानी 2018 तक बोला गया था लगभग 5 लाख देखो साइबर सुरक्षा पेशेवर के कार्यदल का सृजन करना है, मतलब 5 लाख ऐसे लोगों को ट्रेन करना है जो कि साइबर स्पेस में एक्सपर्ट होंगे और ये साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। तो इस तरह की बात आपकी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अंतर्गत की गई थी। फिर देखो और आपका क्या आया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 वर्ष 2008 में इसका संशोधन भी किया गया था। तो इस प्रावधान के तहत इसके अंतर्गत देखो क्या बोला, यह कंप्यूटर प्रणाली और कंप्यूटर नेटवर्क तथा डेटा के उपयोग को विनियमित करता है, यानी कि ये कंप्यूटर प्रणाली और डेटा का उपयोग जो वगैरह उसको रेगुलेट इस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है ताकि साइबर सुरक्षा जो कि इंश्योर वगैरह हो सके। साथ ही देखो आपका राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 आया था, ठीक है। यह डिजिटल संचार की संप्रभुता, बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान करती है, ठीक है। ये जो आपकी पॉलिसी आया था इसके अंतर्गत ये हुआ था जो आपका डिजिटल संबंधी जो भी सुरक्षा है उसका ये प्रावधान करेगी, उसकी संप्रभुता और उसके बचाव के लिए ये आगे रहेगी। इस तरह की नीति का प्रयोग किया गया था, राइट। अब देखो कुछ संस्थागत ढांचा की बात की जा रही है, किस तरह की संस्थागत ढांचा है भारत में। तो बोला जाए पहला ही आ रहा है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी एक आपका राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र। यहाँ पे यानी कि बहुत से विभाग के लोग जो आपके साइबर से संबंधित होंगे वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि कोई भी साइबर अटैक होता है तो उसका तुरंत से तुरंत जो कि समाधान हो सके। तो इस तरह की चीज़ें। फिर साथ ही देखो आपको बोला जाए सर्टिन यानी कि आपका भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल। ये देखो एक तरह से रिस्पॉन्स टीम है जो कि ऐसा कुछ कंप्यूटर पर हैक वगैरह आती है तो ये तुरंत जो कि इस पर एक्शन वगैरह लेने की काम करते हैं। ये देखो 2000 आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 है उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। फिर साथ ही देखो बोला जाए कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरक्षण संरक्षण केंद्र NCIPC, राइट। इसे महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया, यानी कि ये को एक नोडल एजेंसी है जो कि क्या करेगी, जो आपका सूचना से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसके संरक्षण से संबंधित काम करेगी। यानी आपका जो जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो जो कि गुप्त रहे, गोपनीय रहे, उनका जो कि डेटा वगैरह लीक वगैरह ना हो, तो इस तरह के ये काम करते हैं। फिर साथ ही देखो आपका क्या कहा जा रहा है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ये आपका है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, यानी I और 4 टाइम C, ठीक है, C इस तरह की बात, इसलिए उसको बोला गया I4C। तो इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। जैसे देखो साइबर योद्धा पुलिस बल को इंटरनेट आधारित अपराधों से निपटने के लिए एक स्थापित किया गया, यानी इंटरनेट पे जो भी अपराध वगैरह होता है, कोई लोकल लोग जो कि कंप्लेन वगैरह करते हैं, तो इससे देखो एक साइबर योद्धा पुलिस बल बनाया गया है, वो जो कि इन सभी अपराध से निपटेंगे। जैसे आपका कोई मान लो पैसा ट्रांजेक्शन में इधर उधर हो गया, किसी ने आपके पैसे को गबन कर लिया, ये छोटे मोटे जो मतलब केसेस होते हैं साइबर हमले के, फिशिंग वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। फिर साथ ही देखो आपका साइबर स्वच्छता केंद्र भी बनाया गया, यानी नागरिकों को भी जागरूकता को वृद्धि करने के लिए कि आप अपने कैसे डेटा को सिक्योर करिए, इसका जो कि लापरवाही से यूज वगैरह मत कीजिए। तो इस सब में जो कि जागरूकता बहुत जरूरी है नागरिकों के बीच में, इसी वजह से आपका साइबर स्वच्छता केंद्र भी बनाया गया है। तो ये कुछ पॉइंट जो आप अपने आंसर में अगर लिखते हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव शुरू किया है, तो ये आपके आंसर को काफ़ी इनरिच करता है। फिर साथ ही देखो आपको यहाँ पे बताया जाए अन्य उपाय में डिजिटल आर्मी कार्यक्रम भी चलाया गया, ठीक है। यह क्या है, यह देखो यह भारतीय थल सेना की प्रक्रियाओं और कार्य पद्धतियों तथा सेवाओं को डिजिटल और स्वचालित बनाने हेतु एक समर्पित क्लाउड है, जिसे डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। यानी देखो डिजिटल आर्मी कार्यक्रम एक तरह से ये जो आपका हमारे थल सेना है ना, उनके जितने भी डिजिटल संबंधी प्रावधान, डेटा वगैरह जो भी है या फंड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उनका एक तरह से एक क्रियान्वयन करने वाला चीज़ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ बोला है कि सरकारी वेबसाइटों और एप्लीकेशनों का लेखा परीक्षण भी किया जाता है, मतलब उनके समय से ऑडिट वगैरह किए जाते हैं ताकि इस पर कहीं कोई हमला वगैरह तो नहीं हो गया। और साथ ही देखो कुछ राज्य भी हैं जिन्होंने अपना इनिशिएटिव, राज्य सरकार भी इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे तेलंगाना ने क्या किया, साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। केरल ने देखो केरल पुलिस को के लिए साइबर डोम की उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। महाराष्ट्र ने भी देखो साइबर सुरक्षित महिला नामक पहल का शुभारंभ किया। ये तो यहाँ पे बताया कुछ स्टेट लेवल पे भी साइबर अटैक के खतरों को से निपटने के लिए कुछ काम किया जा रहा है। काफ़ी डिटेल्स हमने देखा कि भारत में किस तरह के लॉ वगैरह हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूशन इस पर काम कर रहे हैं
किस तरह से राज्य सरकार भी मिलकर यहाँ पे काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। अब देखो यहाँ पे बोला जाए कि भारत में साइबर सुरक्षा की समझ चुनौतियाँ, मतलब साइबर सुरक्षा को लेकर हमारे यहाँ क्या चुनौतियाँ तो भाई भरमार है, इसकी कोई कमी नहीं है। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे देखो यहाँ पे बोला है कि संरचनात्मक अब देखोगे, अगर स्ट्रक्चर का आप देखो तो काफ़ी चुनौती, जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे देखो, कोई भी साइबर हमला होता है तो उसके लिए भौगोलिक अवरोध यानी किसी सीमा के अवरोध नहीं होते, वो किसी भी देश के किसी भी घर के किसी कोने में से जो कि साइबर हमला कर सकता है। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो इंटरनेट तक पहुंच के लिए उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण है उसमें एकरूपता का अभाव, यानी कि आपको जैसे कहीं से साइबर हमला हो गया तो हमको अगर पता लगाना कि ये साइबर हमला कहाँ से हुआ है, तो इसमें देखो जो विभिन्न हमारी जो आधारभूत इंफ्रा वगैरह है या फिर विभिन्न कम्युनिटी वगैरह इससे संबंधित जो है उनमें देखो एकीकृत जो कि एकीकृत प्रावधान नहीं किया गया, मतलब लोग मिलजुल के काम नहीं करें, कोई अपना अलग काम करे, कोई अपना अलग काम कर रहा है, तो इसमें समन्वय की कमी भी देखी जा रही है। यानी कि एक संरचनात्मक स्तर पर जो कि यहाँ पे काफ़ी जो कि अभाव देखने को मिलता है सहयोग के लिए। ठीक है, फिर साथ ही बोला कि मानव संसाधन से संबंधित भी चुनौतियां, जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे देखो, तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के लिए निवेश, मानव शक्ति और पारितंत्र की आवश्यकता है जो वैश्विक विकास पर नजर रखे, प्रतिवाद विकसित करे और प्रतिस्पर्धा में आगे रहे। यानी कि आपका देखो यहाँ पे एक तरह से इन्वेस्टमेंट की कमी है, और जो मानव शक्ति है यानी जो इसमें जो कि कल एक्सपर्ट वगैरह होंगे साइबर सिक्योरिटी में, इनकी भी कमी है। अब देखो चाइना में क्या हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी संबंधित जो यूनिवर्सिटी वगैरह चलती है, ठीक, वहाँ पे कोर्स वगैरह कराया जा रहा है, यानी कि लोग साइबर क्षेत्र में ज़्यादा एक्सपर्ट जो कि चाइना जो कि अपने अंदर अपने देश में लाया जा रहा है। अगर कभी मान लो भविष्य में युद्ध होता है तो चाइना जो कि साइबर अटैक के लिए भी रेडी कर रहा है खुद को। तो इस तरह की चीज़ें आप देख लो, ये जो कि चाइना देखो 2014 से ही करना शुरू कर दिया है, राइट। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका प्रशासनिक स्तर पर क्या चुनौतियां हैं। जैसे यहाँ पे बताया जाए, देखो साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संरचना के अभाव, यानी एक नेशनल लेवल पे कोई अगर साइबर अटैक वगैरह होता है तो नेशनल लेवल पे कोई ऐसी टीम वगैरह नहीं है, या फिर कोई ऐसा जो कि एक्सपर्टीज वगैरह नहीं है, या फिर कोई ऐसा नेशनल लेवल पे कोई साइबर आर्मी वगैरह नहीं है। तो इसका जो कि अभाव जो कि काफ़ी जो कि ये खतरनाक बनाता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी को। साथ ही देखो बोला जाए कि सुरक्षा ऑडिट आवधिक रूप से नहीं होता, यानी कि समय समय पर जो कि सुरक्षा जो सिक्योरिटी होता है यानी हमारे सॉफ्टवेयर के डेटा की वगैरह की, इसका देखो समय समय पर जो कि ऑडिट वगैरह होना चाहिए, पर ये नहीं होता है। तो ये जो कि जो अगर होता भी है तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके अनुरूप नहीं होता है। तो इस वजह से देखो ये आपकी चुनौतियां बताई जा रही है। साथ ही देखो बोला जाए जो वर्ष 2014 में आपका राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति की गई थी, इसमें देखो राज्यों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया, यानी कि राज्य भी अगर जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक जो कि साइबर अटैक से जो कि हमारे देश जो कि सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो साथ ही देखो बोला जाए कि प्रक्रियात्मक स्तर पर क्या चुनौतियाँ हैं। जैसे बोला जा रहा है प्रक्रियात्मक स्तर, मान लो जैसे जब साइबर अटैक हो गया तब हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद की स्तर पर जो कि हमारे क्या तैयारी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसमें देखो चुनौतियाँ ये बताया कि जो आईटी अधिनियम 2000 है और आईपीसी के विभिन्न प्रावधान है, इसके बाद देखो जो स्थानीय पुलिस है ना उनमें जागरूकता का अभाव है। अभी देखो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनको देखो बहुत सारे ऐसी आईपीसी की सेक्शन वगैरह होते हैं जिसको देखो सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड कर देती है, बोलती है कि अब से ये सेक्शन नहीं चलेगा, खत्म हो गया। लेकिन जो आपके लोकल पुलिस होते हैं ना उसी सेक्शन को चार्ज लगा के जो कि लोगों को अंदर कर देते हैं। अब जो गाँव में देखो जो जमीनी स्तर पर लोग हैं वो लॉ के इतनी जानकारी नहीं होते हैं, उनको लगता है ये तो अपराध मुझसे हो गया। अब भले ही वो जो कि लॉ अभी जो कि कानूनी रूप से वैध ना हो, अब खत्म हो गया तब भी। तो यानी कि आपका जो पुलिस है उसमें देखो जागरूकता की काफ़ी कमी है स्थानीय पुलिस में। तो ये जो कि काफ़ी जो कि जो साइबर अटैक होता है अब उनको ये नहीं पता कि इसके बाद क्या किया जा सके, कैसे इसको डील किया जा सके। तो इसके संबंध में कुछ प्रावधान करना चाहिए। साथ ही देखो बोला जाए आपका जो डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण के पश्चात सरकार ने उपकरणों या लेन देन के लिए देखो सुरक्षा के बारे में क्षमता और जागरूकता के बिना ही नागरिकों को कैशलेस होने के लिए अभिप्रेरित किया, जिससे सुविधा बढ़ गई। यानी कहने मतलब जब आपका डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ तो उसमें देखो लोगों को जो कि कैशलेस इकॉनमी की तरफ बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये कैशलेस इकॉनमी की तरफ हमको बढ़ाने की कोशिश तो की गई, पर हमारी जो सिक्योरिटी थी, ये डेटा सिक्योरिटी से चीज़ें वगैरह थी, साइबर सिक्योरिटी थी, इसका जो कि प्रावधान नहीं किया गया। इससे देखो साइबर सिक्योरिटी को लेकर वल्नरेबिलिटी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और आप देखो कि जैसे बताया जाए कि 2016 के बाद से देखोगे ना, 2016 में ही आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था और 2016 के बाद से ही देखो 2016 से 2020 के बीच में बोला जा रहा है कि लगभग कितना तेज़ी से 20 गुना जो कि ज़्यादा जो कि 2020 में जो कि आपका साइबर अटैक के केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यानी ये कैशलेस इकॉनमी की तरफ बढ़ना विदाउट जो कि सुरक्षा वगैरह के, तो इसकी वजह से भी जो कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। साथ ही देखो और बोला जा रहा है इसमें
आपका सेवा वितरण और प्रबंधन में आईटी के बड़े पैमाने पर उपयोग को देखते हुए नागरिक डेटा की मात्रा समय के साथ तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यानी यहाँ बोला जो नागरिक डेटा है, यहाँ पर आईटी का उपयोग काफ़ी ज़्यादा देखो भारत में हो रहा है, तो यानी जो आपकी नागरिक डेटा है उसका देखो उपयोग काफ़ी तेज़ी से होगा। तो वर्तमान समय में इसकी जो डेटा की समय के साथ देखोगे तो इसकी बढ़ने की उम्मीद है। तो वर्तमान सुरक्षा उपायों में इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा का भाव, यानी अब अभी देखो बहुत सारी चीज़ें जो कि डेटा पे ही आधारित हो रही हैं। कैशलेस के अभी देखो कोविड-19 की वजह से कैशलेस इकोनॉमी पर हम काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गए, राइट। तो अब देखो यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नागरिक डेटा का उपयोग हो रहा है, पर इसके सुरक्षात्मक उपाय जो कि इसके लिए पर्याप्त नहीं किए गए हैं। इस वजह से जो कि हमारी जो कि साइबर अटैक के लिए जो कि भारत काफ़ी वल्नरेबिलिटी हो जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पे आगे की राह वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है। यहाँ पे तो आपका वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है जो विभिन्न सरकारी एजेंसियां वगैरह हैं और जो निजी क्षेत्र है उनमें देखो आपका एक एकीकृत समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन वगैरह होना चाहिए। जैसे बोला जा रहा है आपका देखो डीआरडीओ हो गया, रक्षा बल हो गया, और आपका एनटीआरओ यानी नेशनल राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन हो गया, सर्टिन हो गया, रॉ हो गई, सीडैक हो गई, ठीक है, नेस्कॉम वगैरह हो गया, निजी उद्योग हो गए। इन सभी को देखो मिलकर एक साथ काम करना चाहिए ताकि जो आपकी साइबर सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो सके। फिर देखो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको कि जैसे साइबर युद्ध के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई है, तो अगर मान लो भारत में कभी साइबर युद्ध वगैरह जैसा छिड़ भी गया, इस तरह की स्थिति हो गई, तो हमको देखो पहले से इसके लिए तैयार रहना चाहिए और एक साइबर कमांड का निर्माण का गठन करना चाहिए नेशनल लेवल पे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें भी करनी चाहिए। साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका साइबर सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए। आवश्यक कौशलों और अवसरों की समझ प्रदान करने में अकादमिक कर्मचारियों और स्नातकों को सहयोग करने के लिए मानव संसाधन को तैयार करने पर बल देना चाहिए। यानी देखो अकादमिक लेवल पे जो अकादमिक कर्मचारी वगैरह हैं, जो स्नातक के स्टूडेंट वगैरह इस क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, उन सभी को एक अच्छे से जो कि साइबर फील्ड में तैयार करना चाहिए और इस तरह के मानव संसाधन को तैयार करने पर बल देना चाहिए। फिर साथ ही देखो बोला जाए कि ऐसे स्टार्टअप जो डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको जो कि प्रोत्साहित करना चाहिए। और साथ ही देखो बोला जा रहा है यहाँ पे जो आपका भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम आचरणों का पालन किया जा सकता है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की चीज़ें हैं जो साइबर अटैक से जो कि सुरक्षा संबंधी प्रावधान करते हैं, जैसे आपको बोला जाए जैसे कि टॉलिन मैनुअल जो कि साइबर अपराधों पर लागू होने वाले कानूनों से संबंधित एक अकादमिक दस्तावेज है। इसे देखो यूएसए जैसे विकसित देशों ने भी लागू किया है, तो हम इस तरह के दस्तावेज को भी जो कि अपने देश में लागू कर सकते हैं। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है किस तरह से हम जो कि साइबर अटैक से अपने देश को सुरक्षित वगैरह कर सकते हैं। ये कुछ प्रावधान है। इसके बाद देखो आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक आता है, इसको देखेंगे हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।